फिर आता है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स, अभी तक हमने आइडेंटिकल पार्टिकल्स का नाम नहीं लिया था कि जो इंसिडेंट वेव चल रही है या जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हमने वेव फंक्शन बनाया था कि वेव हमारे पास यहाँ से आई, यहाँ हमारे पास टारगेट था, फिर वो स्कैटर कर गई। तो जो पार्टिकल्स यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे थे वो हमने ये नहीं बोला था कि वो आइडेंटिकल हैं, क्योंकि जब हम ये बोल देंगे कि वो पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, लाइक फर्मियोन्स हैं, बोसोन्स हैं, तब हमारा जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसको आपको सिंपल एफ ऑफ थीटा नहीं लिखना है, उसको आपको डिफरेंट वे में लिखना है। उसी हिसाब से आपका डी सिग्मा बाई डी ओमेगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। थोड़ा सा व्यू हम कर चुके हैं इसका। थोड़ा सा व्यू का मतलब है एक पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, सेम ही पार्टिकल यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ से मान लो कि ऐसे चले गया वापस रिपल्शन के कारण, दो फर्मियोन्स मान लो फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये यहाँ से वापस चले गया। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा था D1, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा था D2। ठीक है, तो मान लो कि ये जो एंगल है इसे रेफरेंस मान के, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे रेफरेंस मान के, तो ये जो एंगल बना रहा है वो मान लेते हैं थीटा। तो उस हिसाब से हमारा जो ये एंगल होगा ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो पाई होगा, तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स में हमने दूसरा डायग्राम भी बनाया था पहले। दूसरा डायग्राम क्या बताता था? दूसरा डायग्राम कुछ ऐसे था, ये ऐसे भी जा सकता है और यहाँ से ये ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, सेम ही पार्टिकल आ रहे थे, तो दोनों की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हमने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी देख के चल रहे हैं, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक पाई, एक थीटा बनाएगा और एक पाई माइनस थीटा बनाएगा। उस केस में अगर हम फर्स्ट केस लेके चलें, फॉर द केस ऑफ क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स, फॉर क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अब यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा हूँ? क्लासिकल एंड आइडेंटिकल आल्सो। ठीक है, तो वैसे हमने उस दिन बात की थी कि अगर क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स भी हों, अगर यहाँ से ऐसे स्कैटर भी कर जाए, तब भी हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और हम उसकी, क्योंकि हम उसकी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इस केस में स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स के केस में बात करूंगा, तो क्लासिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स के केस में जो आपका स्कैटरिंग फैक्टर होगा, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको याद रखनी है। उससे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल क्लासिकल स्कैटरिंग। ठीक है, क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए उसकी वैल्यू होगी सिग्मा ऑफ थीटा, सिग्मा ऑफ थीटा प्लस सिग्मा ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, सिग्मा ऑफ, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, सिग्मा क्लासिकल, सिग्मा ऑफ थीटा प्लस सिग्मा ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, लेकिन हमें मैक्सिमम पूछा जाता है डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, तो डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू डी सिग्मा ऑफ थीटा बाय डी ओमेगा प्लस डी सिग्मा ऑफ पाई माइनस थीटा बाय डी ओमेगा। हमें ये चीज पूछी जाती है, ये पर्टिकुलर चीज। इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं? एफ ऑफ थीटा की स्केल, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू एफ ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा की स्केल, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ ऑफ पाई माइनस थीटा की स्केल। तो ये हमारा आया डी सिग्मा क्लासिकल बाय डी ओमेगा। तो फॉर द केस ऑफ क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल ये आपकी वैल्यू होगी डी सिग्मा सी एल बाय डी ओमेगा की। अब हम बात करते हैं बोसोन्स की, फिर बात करेंगे फर्मियोन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बोसोन्स की। फॉर बोसोन्स बोसोन्स भी हमारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो बोसोन्स के केस में आपको कैसे लिखना है, जो जैसे जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखोगे तो बेस्ट रहेगा, याद भी रहेगा और कुछ चीज़ें मिस भी नहीं होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसी वे में आपको याद रखना है, उसी वे में। फॉर बोसोन्स
हमें यहां पे लिखना है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ बोसोन्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ बोसोन्स इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू लिखने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है? हमें पता है कि हमारा जो टोटल वेव फंक्शन होता है साई टोटल, दिस टोटल वेव फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल्स टू स्पिन वेव फंक्शन एंड स्पेशियल वेव फंक्शन। तो साई स्पेशियल, स्पेशियल मतलब स्पेस वाला वेव फंक्शन जिसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो, इनटू स्पिन वेव फंक्शन, इनटू स्पिन वेव फंक्शन, ठीक है। ये हमारा साई टोटल होता है। और हमें ये भी पता है फॉर द केस ऑफ बोसोन्स, फॉर द केस ऑफ बोसोन्स ये दोनों के दोनों क्या रहने चाहिए? सिमेट्रिक रहने चाहिए, ताकि हमारा टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक रहे। क्योंकि हमें पता है फॉर द केस ऑफ बोसोन्स टोटल वेव फंक्शन शुड बी सिमेट्रिक ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। तो इसे सिमेट्रिक हमेशा बनाने के लिए ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए, ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए, या फिर ये भी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ये भी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक रहना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अब हम एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि हम एफ ऑफ बोसोन्स निकाल रहे हैं, ये एफ एक्चुअल में इसके साथ रिलेट करता है या एफ इसके साथ रिलेट करता है। तो बहुत ही आसान चीज है, हमने स्कैटर्ड वेव फंक्शन लिखा था। अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको याद रखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्कैटर्ड वेव फंक्शन हमने लिखा था इंसिडेंट वेव फंक्शन, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स सेम रहे थे जब वो प्लेन वेव में आगे को जा रहे थे, ई रेस्ट पर आयोटा के नोट डॉट आर, अगर आपको याद हो तो, डैश, साथ में कोई एम्पलीट्यूड था ए, प्लस जब हमने स्फेरिकली सिमेट्री केस किया था जिसमें ऐसे चल रहा था, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो प्लस ए ई रेस्ट पर आयोटा के डॉट आर डैश डिवाइड बाय आर, स्फेरिकली सिमेट्री। लेकिन हमने ये बोला था कि एक जनरल केस की बात करेंगे हम, जनरल केस में हमने यहाँ पे एफ ऑफ थीटा फाई भी लगाया था। तो इसका मतलब ये जो टोटल हमारी स्कैटरिंग वेव फंक्शन था वो एफ ऑफ थीटा फाई, और ये एक्चुअल में आर का ही वो था, डिपेंडेंट था, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्पेशल वेव फंक्शन था, ये स्पेशल था तो ये भी हमारा स्पेशल, या मतलब ये लगा लो कि अगर ये सिमेट्रिक तो ये भी हमारा सिमेट्रिक, मतलब स्पेशियल सिमेट्रिक तो एफ भी हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, स्पेशल एंटी सिमेट्रिक तो एफ भी हमारा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, स्पेशल सिमेट्रिक ये एफ भी सिमेट्रिक, स्पेशल एंटी सिमेट्रिक एफ भी एंटी सिमेट्रिक, पहली चीज। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें पता है कि यह टोटल सिमेट्रिक ही होना चाहिए। तो हद ये पार हो गई कि ये जो हमारा स्पेशल वेव फंक्शन है हमें पता है सिमेट्रिक होना चाहिए, अगर स्पिन वेव फंक्शन हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ था, ठीक है। तो फॉर द केस ऑफ स्पिन वेव फंक्शन, फॉर द केस ऑफ सिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन, जो हमारा स्पेशल वेव फंक्शन है वो भी सिमेट्रिक होगा, तभी हमारा टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे फॉर द केस ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक स्पेस वेव फंक्शन, इसको आप लिखोगे एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा। लेकिन हमें पता है कि जो साई टोटल है वो होता है हमारे पास साई स्पेस इनटू जाई आल्सो, स्पिन आल्सो। अगर इसे टोटल को सिमेट्रिक बनाना है तो हम इसे भी एंटी सिमेट्रिक और इसे भी एंटी सिमेट्रिक कर दें, तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों को एंटी सिमेट्रिक कर दें, तो इसका मतलब मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं सिमेट्रिक स्पेस वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक फॉर, यहां फोर डाल देना, फॉर एंटी सिमेट्रिक स्पेस वेव फंक्शन। मैं अभी सिर्फ स्पेस की ही बात कर रहा हूं क्योंकि वही एफ पे डिपेंड कर रहा है, स्पेस वेव फंक्शन फॉर एंटी सिमेट्रिक स्पेस वेव फंक्शन, मैं एफ ऑफ बोसोन्स, ये टोटल एफ है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा माइनस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो आपको दोनों याद रखनी है,
अगर हमारा स्पेस वेव फंक्शन सिमेट्रिक है तो ये बनेगा, स्पेस वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है तो ये बनेगा। ठीक है, तो दोनों याद रखिए, लिख लिया। ठीक है, अब मैं इतने पार्ट को हटा रहा हूं, सिर्फ इतने पार्ट की बात करता हूं। हमें पूछा जाता है ये डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा फॉर द केस ऑफ बोसॉन्स। दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू दिस मोड ऑफ, यहां थीटा डाल दो, दिस मोड ऑफ बोसॉन्स की स्क्वायर, ये मोड है। ठीक है, तो हैंड राइटिंग पे ज्यादा नहीं जाना, तो ये मोड है। हैंड राइटिंग वैसे अच्छी है, ऐसी बात नहीं, अब कोई तारीफ करने का तो है नहीं, खुद ही कर लो, है ना। इसका मोड का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा की मोड का स्क्वायर। एक्चुअल में ये बन जाएगा एफ ऑफ थीटा की स्क्वायर, एफ ऑफ थीटा की स्क्वायर प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा की स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस अब लिखने का वे क्या होगा, एफ स्टार थीटा इंटू एफ ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, फिर से प्लस एफ ऑफ थीटा एफ स्टार पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये होगा ये वाली टर्म। एक्चुअल में आपका यहां तक आंसर आ चुका है, ये मैं बस एक्स्ट्रा वैसे ही लिखवा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब पार्टिकल्स आपके आइडेंटिकल हुए और बोसॉन्स हुए तब आपके पास सिंपल ये टर्म नहीं, साथ में कुछ ऐसी टर्म भी एड अप हो गई, विच इज जस्ट लाइक अ मिक्सचर, इंटरफेरेंस टर्म, जिसे आप इंटरफेरेंस टर्म बोल सकते हो। तो इसमें एक इंटरफेरेंस टर्म भी ऐड होगी, वो सिर्फ दिखाना चाहता था। एक्चुअल में आपका ये आंसर यहाँ आ चुका है, डी सिग्मा बोसॉन्स बाय डी ओमेगा। ठीक है, तो ये वैसे लिख लेना कि इसके साथ एक इंटरफेरेंस टर्म आ रही है, ये वाली। तो बोसॉन्स का काम भी हो गया, क्लासिकल इसका भी काम हो गया। ठीक है, इसी के नीचे मैं इसको लिख लेता हूं बोसॉन्स वाले को, डी सिग्मा बोसॉन बाय डी ओमेगा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा। लेकिन ये आंसर किस केस में है, जब हमारा स्पेस वेव फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यहां लिख भी देता हूं, फॉर सिमेट्रिक स्पेस वेव फंक्शन, फॉर सिमेट्रिक वेव फंक्शन, स्पेस वेव फंक्शन। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक होता तो यहां माइनस आ जाता और कुछ चेंज नहीं होता। अब बात आती है हमारे पास फॉर द केस ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर द केस ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, फॉर, ये अलग से ही नाम दिया है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, कुछ नहीं बोला और सिर्फ डिस्टिंग्विशेबल। फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, सिंपल जो मैंने बोली थी आपको बात, डी सिग्मा डिस्टिंग्विशेबल बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की मोड का स्केल, और यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम, सिंपल ही है, हो गया काम खत्म। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट फर्मियंस। ठीक है, फर्मियंस की बात करते हैं। फर्मियंस भी तो हमारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। फॉर द केस ऑफ फर्मियंस, अगर मैं फर्मियंस की बात करूं, वो भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। तो फर्मियंस, फॉर स्पिन हाफ फर्मियंस, फॉर स्पिन हाफ फर्मियंस, ठीक है, स्पिन हाफ, उस केस में हमारे पास कौन से केसेस बनते हैं, थोड़ा सोच के चलना है इसको।
कौन से केसेस बनते हैं? S1 प्लस S2 एंड S1 माइनस S2। मतलब एक बार हमारे पास 0 बनेगा और एक बार हमारे पास 1 बनेगा। एक हमारी सिंगलेट स्टेट को डिनोट करेगा और एक हमें ट्रिपलेट स्टेट को डिनोट करेगा। ये हमारी सिंगलेट स्टेट होगी, ये हमारी ट्रिपलेट स्टेट होगी। सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करने का वे क्या है? ये है सिंगलेट स्टेट, सिर्फ एक। ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट को शो करने का फॉर्म है ये, या फिर ये, या फिर ये। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट हमारे पास 3 होती है फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल्स, 1 2 3। सिंगलेट स्टेट हमारे पास 1 होती है। ठीक है, याद आ गया होगा। अब हमें, अगर हमारा सिंगलेट स्टेट होता फॉर स्पिन सिंगलेट स्टेट, अगर स्पिन सिंगलेट स्टेट की अगर मैं बात करूं तो मतलब ये वाली स्टेट, मतलब ये स्पिन सिंगलेट स्टेट। और हमें ये भी पता है कि जो साइड टोटल होता है फॉर द केस ऑफ फर्मियोन्स, वो हमेशा क्या रहना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक। फॉर द केस ऑफ फर्मियोन्स ये हमेशा एंटी सिमेट्रिक रहना चाहिए। और इसे लिखते क्या है? साई स्पेस वाला इनटू स्पिन वाला, जाई स्पिन वाला। अब ये तभी पॉसिबल है, अब ध्यान से सुनना, एंटी सिमेट्रिक टोटल तभी पॉसिबल है अगर ये एंटी सिमेट्रिक हो जाए और ये सिमेट्रिक हो जाए, तो ये एंटी सिमेट्रिक टोटल बनेगा। या फिर ये सिमेट्रिक हो जाए, ये एंटी सिमेट्रिक हो जाए, तब भी ये एंटी सिमेट्रिक बनेगा। मतलब दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। ये अगर सिमेट्रिक है तो इसे एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा, ये अगर एंटी सिमेट्रिक है तो इसे सिमेट्रिक होना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए तभी टोटल हमारा एंटी सिमेट्रिक बनेगा फॉर द केस ऑफ फर्मियोन्स। ठीक है, अब मैंने बोला दिस पार्ट फॉर स्पिन सिंगलेट स्टेट, स्पिन सिंगलेट स्टेट इज द एंटी सिमेट्रिक स्टेट। इसका मतलब जो मेरी स्पिन है, अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ? एंटी सिमेट्रिक। अगर मेरी स्पिन एंटी सिमेट्रिक है तो इसे क्या होना चाहिए? इसे सिमेट्रिक होना चाहिए, ताकि मेरा टोटल एंटी सिमेट्रिक बना रहे। तो इसका मतलब स्पेस वेव फंक्शन मेरा सिमेट्रिक होना चाहिए। इस केस के लिए साई स्पेस मेरा सिमेट्रिक होना चाहिए, ये श्योर हो गया मेरे को। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक है, काम बन गया। एफ थीटा ऑफ फर्मियोन्स के लिए सिंपली, क्योंकि मैंने यहाँ सिमेट्रिक लिख दिया तो मेरे को कुछ नहीं करना, बस यहाँ प्लस डालना है, एफ ऑफ पाई माइनस थीटा डालना है, और मोड, सॉरी मोड का स्क्वायर तो बाद में करेंगे जब ये लिखेंगे ऐसा। तो ये हमारा फर्मियोन्स के केस में अगर स्पेस वेव फंक्शन हमारा सिमेट्रिक है तो ये बनेगा। लेकिन इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर मेरा एंटी सिमेट्रिक स्पिन है, इसे एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसे एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं। अगर मेरी एंटी सिमेट्रिक स्पिन है तो मेरा एफ इस हिसाब का दिखेगा, एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इस हिसाब का दिखेगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं। अब मैं बात करूं, ये मेरी ट्रिपलेट स्टेट थी, एक ये वाली थी, एक ये। अगर मेरा पार्टिकल ट्रिपलेट स्टेट में है, अगर मेरा सिस्टम ट्रिपलेट स्टेट बना रहा है, ठीक है, तो फॉर ट्रिपलेट स्टेट, अगर ट्रिपलेट स्टेट बना लेता है, ठीक है, उस केस में ट्रिपलेट स्टेट को एक्चुअली में क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक स्पिन स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ट्रिपलेट का मतलब सिमेट्रिक होगी हमारी स्पिन स्टेट। सिमेट्रिक अगर मेरी स्पिन स्टेट है तो इसे क्या होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक। तो इसका मतलब स्पेस वेव फंक्शन मेरा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। और अगर ये एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए तो एफ ऑफ फर्मियोन्स फॉर दिस केस, फॉर द केस ऑफ ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, अब मैं इसे एफ ट्रिपलेट स्टेट ऑफ फर्मियोन्स ऐसे लिख लेता हूं, इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए।
अब ये स्पेस में फंक्शन क्या है, एंटी सिमेट्रिक, मतलब एफ ऑफ थीटा माइनस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, ये हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, फॉर द केस ऑफ ट्रिपलेट स्टेट। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप। अब ट्रिपलेट स्टेट में डी सिग्मा इन ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है, टी लगा दिया मैंने, बाय डी ओमेगा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ टी फर्मियोन्स का स्क्वायर, मतलब मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा माइनस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसी हिसाब से मैं इसके लिए निकालूंगा सिंगलेट स्टेट के लिए, तो इसको मैं लिख रहा हूं एफ एस, ठीक है, सिंगलेट, और एफ एस बता रहा है, एस बता रहा है सिंगलेट फर्मियोन्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डी सिग्मा सिंगलेट स्टेट के लिए एस लगा दिया, डी ओमेगा मोड ऑफ एफ ऑफ सिंगलेट फर्मियोन्स के लिए का स्क्वायर, तो वो क्या है प्लस में, ठीक है, तो बनेगा मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा माइनस सॉरी प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा की स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास सारे के सारे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस आ चुके हैं, ठीक है, सारे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस आपके सामने हैं, कौन सा केस किसके लिए है वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब हम चेक करते हैं जब थीटा पाई बाय 2 होगा तब कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, अच्छा उससे भी पहले थोड़ा सा और कर लें। ये तो था कि अगर हमारे पास सिंगलेट स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट है, अगर क्वेश्चन में गिवन है सिमेट्रिक है स्पिन, एंटी सिमेट्रिक है स्पिन, तो आप बोल सकते हो कि सिमेट्रिक है स्पिन मतलब ट्रिपलेट स्टेट, एंटी सिमेट्रिक है स्पिन मतलब सिंगलेट स्टेट। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या करोगे, अनपोलराइज्ड फॉर अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में क्या किया जा सकता है, फॉर द केस ऑफ अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ट्रिपलेट स्टेट भी आ सकती है और सिंगलेट स्टेट भी आ सकती है, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसलिए आपको यहां पे डी सिग्मा बाय डी ओमेगा फॉर द केस ऑफ फर्मियोन्स, अगर अनपोलराइज्ड होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रिपलेट स्टेट, this is the probability of triplet state into d sigma triplet by d omega plus probability of singlet state d sigma s by d omega। बस ये करना था। अब ट्रिपलेट स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ट्रिपलेट स्टेट की प्रोबेबिलिटी सोचने वाली चीज है, सोचो क्योंकि जगह नहीं बची, तो क्योंकि मेरे को ये सारा कुछ रखना है। आई होप आप लोग यहीं से समझ जाओगे छोटी सी जगह से। ट्रिपलेट स्टेट हमने 3 बनाई थी, 1 2 1/√2 के साथ, तीन ट्रिपलेट स्टेट्स बनाई थी हमने। इसका मतलब यहाँ 3 है, और सिंगलेट स्टेट हमने सिर्फ 1 बनाई है, सिंगलेट स्टेट हमने सिर्फ 1 बनाई है, ठीक है, सिर्फ ये वाली सिंगलेट स्टेट सिर्फ 1 ये वाली बनाई है। तो साफ साफ पता चल रहा है ट्रिपलेट स्टेट की प्रोबेबिलिटी और सिंगलेट स्टेट की अगर मैं लगा के चलूँ तो ट्रिपलेट स्टेट की होगी 3/4, 1 2 3, और टोटल कितने, 1 2 3 4, यही तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ट्रिपलेट स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस डिवाइड बाय टोटल कंडीशंस। तो फेवरेबल कितनी है ट्रिपलेट में, 1 2 3 फेवरेबल है, तो फेवरेबल कंडीशंस डिवाइड बाय टोटल कंडीशंस, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटीज है। सिंगलेट की सिर्फ एक ही सिंगलेट की पॉसिबिलिटी है ये वाली, डिवाइड बाय टोटल 1 2 3 4, तो 1/4 ये आपका आंसर होगा। अब इसमें आपको डी सिग्मा टी बाई डी ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी है, विच इज दिस
इसमें आपको डी सिग्मा एस बाई डी ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। तो आपका ये केस आएगा फॉर द केस ऑफ अनपोलराइज्ड, ठीक है, ये मैं यहीं पे लिख दिया था, अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक छोटा सा केस करेंगे, जब थीटा हमारा पाई बाई 2 होगा तो क्या होगा, कौन सबसे ज़्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा, चेक करते हैं। अब मैं यहीं पे चेंजेस करूंगा, थीटा पाई बाई 2 होगा तो भाई ये तो हो गया काम खत्म। 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा हमारा सिंपल ये बनेगा। क्लासिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए, क्लासिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे भी पाई बाई 2, अरेंजमेंट देखते जाना, मैं यहीं पे करूंगा, कुछ रब नहीं कर रहा, यहाँ पे भी पाई बाई 2 थीटा को, तो एक्चुअल में पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2। तो एक्चुअल में इसको मैं लिख सकता हूँ पूरे को एफ ऑफ पाई बाई 2 की स्केल, ये लिखा जा सकता है, और इसे भी यहां से हटा के इसे 2 टाइम्स लिखा जा सकता है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बोसॉन्स के केस में जब हमारा सिमेट्रिक स्पेस वेव फंक्शन होगा, इसे भी पाई बाई 2, थीटा को यहां पे भी पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 इज अगेन पाई बाई 2, इसका मतलब 2 टाइम्स, और ये हट जाएगा, और मोड का स्केल बाहर है ही हमारे पास, तो एक्चुअल में ये बनेगा 4 टाइम्स मोड ऑफ एफ ऑफ पाई बाई 2 की स्केयर। बोसॉन्स के केस में, ट्रिपलेट स्टेट में, यहां पे इस केस में यहां पे भी पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 लेके चले तो यहां पे भी पाई बाई 2, तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ पाई बाई 2, और ये क्या हो गया 0, तो सिंपली ये क्या होगा 0। बात करते हैं इसकी, तो ट्रिपलेट स्टेट में देख लो 0 हो गया पाई बाई 2 पे। बात करते हैं इसकी, पाई बाई 2, पाई बाई 2, ठीक है, तो ये फिर से टोटल पाई बाई 2 बनेगा, और ये 2 टाइम्स पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट अच्छे से देखते जाना, क्या करता जा रहा हूं, 4 टाइम्स एफ ऑफ पाई बाई 2 की मोड का स्केयर, तो अनपोलराइज्ड के लिए, ठीक है, अगर मैं पाई बाई 2 पुट करूं तो मेरे को पता है कि सिग्मा टोटल यहां पे क्या है 0, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। यहां पे वैल्यूज पुट करूंगा तो बनेगा 1/4 इंटू 4 टाइम्स एफ ऑफ पाई बाई 2 की स्केयर, समझ आ गया। 3/4 इंटू डी सिग्मा टी बाई डी ओमेगा, पाई बाई 2 पुट करने पे थीटा को, ये तो 0 बन रहा था, डी सिग्मा टी बाई डी टी, तो ये तो डी ओमेगा 0 बना दिया, ये हट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये क्या है 1/4 डी सिग्मा एस बाई डी ओमेगा फॉर द केस ऑफ अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन फॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये किसके बराबर आएगा एफ ऑफ पाई बाई 2 की स्केयर, ठीक है। तो सिंपली क्या है डी सिग्मा एस बाई डी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, और ये बन जाएगा। तो आपको पूछ सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे ग्रेटर डी सिग्मा बाई डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। फॉर एग्जांपल सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरे को यहाँ पे ये दिख रही है डी सिग्मा बोसॉन्स के लिए फॉर द सिमेट्रिक वेव फंक्शन, ये सबसे मैक्सिमम दिख रही है। उससे कम मेरे को ये वैल्यू क्लासिकल की दिख रही है फॉर द आइडेंटिकल क्लासिकल पार्टिकल्स। उसके बाद मेरे को ये अनपोलराइज के लिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम दिख रही है, ठीक है। उसके बाद ये भी मैक्सिमम है, अगर मैं सिंपल सिर्फ इसकी बात करूँ, सिंगलेट स्टेट की बात करूँ, ठीक है, फर्मियोन्स के केस में, तो ये भी मैक्सिमम है 4 टाइम्स। तो आपको कुछ भी लगा सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, कौन से दो इक्वल हैं वो बताओ, कुछ भी ऐसा छोटे मोटे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना। फिर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, उसमें हमें स्पिन हाफ पार्टिकल्स दे रखा है फर्मियोन्स, और हमें बोला कि वो हमारे सिंगलेट स्टेट में है, ठीक है। अगर वो सिंगलेट स्टेट में है तो हमें ये पूछा है कि हमारा जो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा होगा वो क्या होगा।
तो आपको देख के ये पहचान जाओगे अगर ये समझ आ गया तो सिंपल हमारा उसका जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमें सिंगलेट स्टेट में दे रखा है, अगर हमारी स्पिन सिंगलेट स्टेट है, ठीक है, क्वेश्चन में सिंगलेट स्टेट मतलब एंटी सिमेट्रिक, अगर स्पिन एंटी सिमेट्रिक है तो स्पेस वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए फॉर द वेव फॉर द फर्मियंस, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है। तो उन्होंने बोला सिंगलेट स्टेट में मतलब ये सिंगलेट स्टेट है, मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है, तो इसे क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, इस चीज़ को सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर इसे सिमेट्रिक होना चाहिए तो तभी पॉसिबल है अगर आपका डी सिग्मा बाय डी ओमेगा फॉर द केस ऑफ सिंगलेट वो क्या हो, एफ ऑफ, या फिर सिंगलेट स्टेट कर रहे हैं, एफ ऑफ सिंगलेट स्टेट फॉर द केस ऑफ फर्मियंस एफ ऑफ थीटा, ये हमारी एंटी सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर ये सिमेट्रिक होना चाहिए तो ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक होना चाहिए तो यहाँ प्लस आना चाहिए के मोड का, सॉरी ये तो अभी एफ निकाला, ठीक है। तो सिंपल डी सिग्मा बाय डी ओमेगा कुछ है, मतलब एफ ऑफ फर्मियंस सिंगलेट स्टेट के मोड का स्केयर, इसके मोड का स्केयर आंसर हो गया, एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा के मोड का स्केयर, ये आपका आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। फिर हम अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो हम अभी थ्योरी पढ़ चुके हैं उससे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही समझ सकते हो कि हमें बोला है कि यूजिंग फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन यूज करना है और हमें डी सिग्मा बाय डी ओमेगा निकालना है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना है, ठीक है। और हमें पोटेंशियल गिवन है वी ऑफ आर, ठीक है, सेंट्रल पोटेंशियल गिवन है अल्फा बाय आर स्क्वायर, ये हमें गिवन है, अल्फा इज अ कांस्टेंट, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें क्या क्या बोला गया है कि ऐसे पोटेंशियल से जब स्कैटरिंग होगी तो डी सिग्मा बाय डी ओमेगा की वैल्यू बताओ यूजिंग फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो सिंपल सा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, क्योंकि हमें पता है डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा स्क्वायर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें एफ ऑफ थीटा पता हो, एंड दैट्स इक्वल्स टू माइनस टू म्यू चाहे इसको एफ ऑफ थीटा फाई लिख लो, ठीक है, माइनस टू म्यू, म्यू हमारा रिड्यूस्ड मास होगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर उसे मास सिंपली एम लिखा होगा, माइनस टू म्यू बाई क्यू एच कट स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी 4 बार आर, ऐसे याद करवाया था, आर साइन क्यू आर वी ऑफ आर डी आर, ठीक है। तो शायद आसान हो जाए याद करना। यहां पे वी ऑफ आर की वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा बाय आर स्क्वायर, अल्फा बाय आर स्क्वायर, अल्फा यहां से बाहर आ जाएगा विच इज द कांस्टेंट, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहां पे ये बचेगा, सिर्फ अरेंजमेंट किया और कुछ नहीं किया। अब क्या हम इसे सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर सोचे तो क्यू को अंदर ले जाओ, ठीक है। अब मैं सिर्फ इंटीग्रल को ध्यान से देख रहा हूं, अगर मैं इंटीग्रल में क्यू आर को एक्स पुट कर दूं, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल एक्स पुट कर दूं क्यू आर को, तो मैं लिख सकता हूं क्यू डी आर इज इक्वल टू डी एक्स, इसका मतलब डी आर को मैं लिख सकता हूं डी एक्स बाय क्यू। तो इस इंटीग्रल को आर जीरो पे एक्स जीरो होगा, ऑब्वियस ही बात है, आर जीरो पे एक्स भी जीरो होगा, आर इन्फिनिटी पे एक्स में आ रहा इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब सेम रहेगी लिमिट, साइन एक्स बाई एक्स डी आर की वैल्यू डी एक्स बाई क्यू, ये मैंने सिर्फ इंटीग्रल की वैल्यू लिखी है, क्यू हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, तो सिंपल हमारे पास एफ ऑफ थीटा फाइव बनेगा माइनस टू म्यू अल्फा बाय एच कट स्क्वायर इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है, वन बाई क्यू इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी
साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स। ये हम लोग करते हैं इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में। इसकी वैल्यू होती है पाई बाई टू, इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है पाई बाई टू। तो हमारे पास जो लास्ट आंसर बचेगा वो बनेगा एफ ऑफ थीटा फाई इज इक्वल्स टू माइनस टू म्यू अल्फा बाई क्यू एच कट स्क्वायर इंटू पाई बाई टू। ये आपका एफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ चुका है। हमें निकालना था डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा विच इज मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा फाई का स्क्वायर, एफ ऑफ थीटा फाई का स्क्वायर। तो कोई आयोटा टर्म तो है नहीं, ठीक है, सिंपल इसका स्क्वायर होगा। तो 2 से 2 कैंसर, ये बनेगा पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर एच कट की पावर 4। दिस इज डी सिग्मा बाय डी ओमेगा जो हमें पूछा था, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रीफ व्यू दे दूँ कि वैसे तो क्यू की फॉर्म में भी आंसर बन सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आंसर आपको थीटा की फॉर्म में दिया होगा। तो हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि जो क्यू होता है वो होता है 2k साइन थीटा बाई 2। तो अगर थीटा बाई 2 की फॉर्म में आंसर हुआ तो क्यू को आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब सिर्फ वैल्यू पुट की है, बाकी सेम है। तो बनेगा पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई एच कट की पावर 4 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सिंपली आपका इन टर्म्स ऑफ थीटा डी सिग्मा बाई डी ओमेगा की वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे आंसर ये होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ थीटा बोला होगा तो ये आंसर हो जाएगा, सिर्फ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें युकावा पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, हमें युकावा पोटेंशियल दे रखा है V ऑफ R विच इज इक्वल्स टू V नोट ई रेस्ट पर माइनस अल्फा R डिवाइड बाय R। ठीक है, हमें युकावा पोटेंशियल दिया है और हमें साथ में पूछ लिया यहाँ पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बताओ। ठीक है, फिर से हमें वही फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से बताओ कुछ ऐसा, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा। साथ में डी सिग्मा बाय डी ओमेगा तो बताना है, लेकिन साथ में कंडीशन दे रखी है कि फॉर द लिमिट ई टेंडिंग टू जीरो, मतलब एनर्जी टेंडिंग टू जीरो, जो आपका डी सिग्मा बाय डी ओमेगा आप निकालोगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा, ऑफ थीटा। ये हमें शो करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले डी सिग्मा बाय डी ओमेगा निकालना है और हमें ये देखना है कि इस लिमिट पे, इस एनर्जी टेंडिंग टू जीरो लिमिट पे क्या वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है। जैसे कि जो अभी पिछला क्वेश्चन किया उसमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर में था, तो मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा नहीं था, लेकिन ई टेंडिंग टू जीरो पे क्या वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बनेगा, ये चेक करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, लगा दो फिर से एफ ऑफ थीटा फाई माइनस ऑफ 2 म्यू बाई क्यू एच कट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, माइनस ऑफ 2 म्यू बाई क्यू एच कट स्क्वायर एंड 4 बार आर, मतलब 0 से इन्फिनिटी आर साइन क्यू आर, आर साइन क्यू आर वी ऑफ आर डी आर। तो फॉर्मूला याद रखना है, वी ऑफ आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ वी ऑफ आर डी आर। तो वी ऑफ आर है हमारा वी नोट ई रेस्ट पर माइनस अल्फा आर बाई आर डी आर। ठीक है, वी नोट हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, आर से आर कैंसिल हो गया। तो एफ ऑफ थीटा फाइव माइनस 2 म्यू वी नोट बाई क्यू एच कट स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस अल्फा आर साइन क्यू आर डी आर। इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए, या फिर मैं ये बोलूँ, जब भी हम स्कैटरिंग करेंगे, बोर्न अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स बहुत आएंगे, एंड दीज आर द लैप्लेस इंटीग्रल्स।
जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये भी एक लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। हम लिखते हैं लैपलेस ऑफ साइन ए टी, लैपलेस ऑफ साइन ए टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसी हिसाब से यहाँ पे एस है लेकिन यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, तो इसी लैपलेस ऑफ इसको लिखने का वे क्या है, 0 टू इन्फिनिटी लैपलेस फंक्शन में ई रेज़ पर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी, इसी को मैंने ये लिखा है, ठीक है, इसी को हमने क्या लिखा है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर या फिर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये लैपलेस फंक्शन है, तो आपको लैपलेस के फॉर्मूले पता होने चाहिए सारे, तभी हो पाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, सिंपली इसका आंसर होगा इस इंटीग्रल का। तो हमारा आंसर बनेगा -2 म्यू वी नोट बाई क्यू एच कट स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, क्यू से क्यू कैंसिल। दूसरी चीज, और चीज क्या है, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, ठीक है, क्यू से क्यू तो कैंसिल हो गया। अगर मैं अब डी सिग्मा बाई डी ओमेगा निकालूं, लिमिट बाद में लगाता हूं, तो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा आएगा एफ ऑफ थीटा की स्क्वायर, मतलब इसकी स्क्वायर, मतलब 4 म्यू स्क्वायर वी नोट स्क्वायर, ठीक है, ये वी नोट है, डिवाइड बाय एच कट की पावर 4 क्यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की स्क्वायर, ये हमारा डी सिग्मा बाई डी ओमेगा होगा। अब हमें बोलना है ई टेंडिंग टू जीरो, हमें पता है कि ई टेंडिंग टू जीरो मतलब जो वेव वेक्टर है वो टेंडिंग टू जीरो, के टेंडिंग टू जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, इसी हिसाब से मतलब मान के चलो, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं के इज इक्वल टू रूट 2 एम ई बाई एच कट, मतलब कुछ इस हिसाब से एच कट स्क्वायर, सॉरी। तो अगर ई टेंडिंग टू जीरो होगा तो के टेंडिंग टू जीरो होगा, ठीक है, तो ये लिमिट समझ आ जाएगी, ठीक है। जब हम श्रोडिंगर इक्वेशंस लिखते थे माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ऐसी इक्वेशंस लिखते थे, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है, फिर इसको हम के की टर्म में बनाते थे, ठीक है, और के हमारा एनर्जी के पर डिपेंड कर रहा होता था न्यूमरेटर में, तो इसलिए के टेंडिंग टू जीरो पे ई टेंडिंग टू जीरो रहेगा, या फिर ई टेंडिंग टू जीरो पे के टेंडिंग टू जीरो रहेगा। के टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि क्यू होता है 2k साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो के टेंडिंग टू जीरो मतलब क्यू टेंडिंग टू जीरो, क्यू टेंडिंग टू जीरो मतलब क्यू स्क्वायर विल बी जीरो, क्योंकि क्यू ही टेंडिंग टू जीरो तो क्यू स्क्वायर तो नेग्लिजिबल ही होगा, तो ये जीरो। तो हमारा आंसर बन जाएगा 4 म्यू स्क्वायर वी नोट स्क्वायर डिवाइड बाय एच कट की पावर 4 अल्फा की पावर 4, ये आपका आंसर होगा फॉर ई टेंडिंग टू जीरो के केस के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर आज का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग वन। अब हमें पोटेंशियल दे रखा है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, वो स्कैटर कर रहा है किस पोटेंशियल से, v ऑफ r इज इक्वल टू g टाइम्स डेल्टा फंक्शन ऑफ r, ऐसा हमारे पास एक पोटेंशियल है। तो इस केस में हमें फिर से डी सिग्मा बाई डी ओमेगा पूछा है या फिर टोटल स्कैटरिंग पूछी है, ठीक है, टोटल निकालने के लिए भी डी सिग्मा बाई डी ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, सोचने वाली बात, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है माइनस म्यू बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर वॉल्यूम इंटीग्रल ई रेस्ट बार आयोटा क्यू डॉट आर वी ऑफ आर डी क्यू बार या फिर डी टाउ। यहां पे मैंने वैसे क्या यूज किया था स्टार्टिंग में, डी क्यू बार, ठीक है, देख लेता हूं ये विजिबल है, ठीक है। तो वी ऑफ आर डी क्यू बार डिनोट कर रहा है वॉल्यूम एलिमेंट को, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने ये लिखा था, एक फॉर्मूला हम 2 क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, -2 म्यू बाय
क्यू एच कट स्क्वायर आर साइन क्यू आर वी ऑफ आर डी आर, 0 to इन्फिनिटी। दो फॉर्मूले हैं, क्या हमें यहां यूज करना चाहिए या हमें यहां यूज करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। यहां पे क्यों सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर मैं यहां यूज करता हूं तो मेरे को एक चीज पता होनी चाहिए इन थ्री डायमेंशन कि डेल्टा फंक्शन अगर मैं 3 डायमेंशन में लिख रहा हूं और यहाँ पे डी क्यूब आर है, तभी मैं बोलूंगा कि r इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट नहीं होगा डी क्यूब आर, या मतलब जिसे हमने वॉल्यूम एलिमेंट बोला था, अगर यहाँ पे सिंपल डी आर होगा तो मैं इसे 1 के बराबर नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मेरा वॉल्यूम एलिमेंट ही होना चाहिए डी क्यूब आर होना चाहिए, या डी वी होना चाहिए, या डी टाउ होना चाहिए, ताकि ये पूरा मेरा 1 के बराबर हो, जो मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा फंक्शन पुट करता हूँ तो मैं कहीं पे भी डेल्टा फंक्शन को 1 बनाने वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को ये यहाँ पे यूज करना चाहिए, पहली चीज सोचने वाली। तो एफ ऑफ थीटा फाई माइनस ऑफ, अब क्वेश्चन में मान लो कि मास m दिया है पार्टिकल का, तो यहाँ सीधा मास लगाओ 2 पाई एच कट स्क्वायर ई रेस्ट पर आयोटा क्यू डॉट आर वी ऑफ आर क्या है, जी टाइम्स, जी इज अ कांस्टेंट, डेल्टा ऑफ आर वी ऑफ आर डी क्यूब आर, दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट। नाउ एट r इक्वल्स टू 0 ये हमारा इंटीग्रल 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r इस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ई रेस्ट पर 0 इज 1, और ये इंटीग्रल हमारा 1 हो जाएगा डायरेक्ट डेल्टा वाला यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लिख रहा हूँ डी क्यूब ऑफ आर। ठीक है, तो r इक्वल टू 0 पे ये 1 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसे माइनस एम जी बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर एफ ऑफ थीटा पाई। तो ये हमारा बहुत ही सिंपली आंसर आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुट करते तो आप उलझे रहते हैं, यहाँ पे पुट किया तो ठीक रहा। तो क्वेश्चन में आपने सोचना है कि ये वाला फॉर्मूला सही रहेगा कि ये वाला, तो मैक्सिमम टाइम्स तो ये रहता है, लेकिन कभी कभी ये भी कामयाब है, और कभी कभी नहीं, हमेशा कामयाब तो हमेशा, क्योंकि यहीं से ये बना है। ठीक है, तो ये आ गया डी सिग्मा बाई डी ओमेगा निकाल लो, विच इज एफ ऑफ थीटा की स्क्वायर, मतलब एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एच कट की पावर 4। अगर आपसे पूछा होता, ये तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना है मैंने, दिस इज द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। अगर पूछा होता टोटल क्रॉस सेक्शन बताओ, तो टोटल क्रॉस सेक्शन होता हमारे पास सिग्मा टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा। तो ये बनता, इसकी वैल्यू पुट कर दो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा की एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एच कट की पावर 4 डी ओमेगा। ये सॉलिड एंगल की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है, इस डी ओमेगा की वैल्यू होती है साइन थीटा डी फाई, क्योंकि सॉलिड एंगल फाई और थीटा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पुट कर दो साइन थीटा डी फाई, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने सॉलिड एंगल की वैल्यू पुट की है। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारी थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में होगी। थीटा हमारा 0 से पाई चलेगा और फाई हमारा 0 से 2 पाई चलेगा, ये हमें पता है। ठीक है, ये कांस्टेंट हमें बाहर निकाल लो, तो एट द लास्ट हमारा जो सिग्मा टोटल बनेगा वो बनेगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एच कट की पावर 4 इंटू इसकी इंटीग्रल थीटा के रिस्पेक्ट में विच इज 0 से पाई। ठीक है, फाई का रिस्पेक्ट 0 से 2 पाई। तो जब आप इंटीग्रल कर लोगे तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 4 पाई। ठीक है, 2 पाई इसका इंटीग्रल आएगा आंसर, इस इंटीग्रल का आंसर आएगा 2। ठीक है, इसका 2 पाई इसका 2, तो 4 पाई बनेगा। तो ये यहाँ से कैंसिल, तो लास्ट आपका सिग्मा टोटल आ गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय पाई एच कट की पावर 4। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स की जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं
उसे ध्यान से देखना शुरू कर दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। इसका टेस्ट कभी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा लेंथी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक बचा है, बहुत ही आसान है वो, ठीक है। हम उसे डायमेंशनल एनालिसिस से आंसर निकालेंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन आने चाहिए, जो अगला टॉपिक बच गया, ठीक है। ये भी आसान थे, प्रैक्टिस करोगे ये भी आसान है। लेकिन जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं, सिर्फ हम पहले वीडियोस का ही, जितनी वीडियोस हो चुकी हैं उन्हीं का टेस्ट लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि किस हिसाब से रखना है, लेकिन पहले इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी बराबर रखो, एक ही टॉपिक बचा है बस इसके बाद। तो थैंक यू।